जय हिंद। अभी हम जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज ईयर 2004 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का यह प्रश्न पत्र है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा वैकल्पिक विषय के रूप में। इसका ऑलरेडी हम लोग 2004 का पेपर 1 डिस्कस कर चुके हैं और पेपर 2 का भी हम सेक्शन ए डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पेपर 2 का ही सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं, 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 4 प्रश्न है, ए, बी, एन, सी एंड डी। इन 4 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग एंड अबाउट 200 वर्ड्स ईच। हमें जो है इन 4 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ए देख लो, यूएस ट्रेड रिलेशन विद जापान। यूनाइटेड स्टेट का ट्रेड रिलेशन विद जापान क्या है, इसके बारे में लिखना है। अब जैसे मान लो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसमें जब आप ये लिखोगे यूएस ट्रेड रिलेशन विद जापान, इसके साथ साथ कुछ और तैयार कर लेना, यूएस ट्रेड रिलेशन विद इंडिया। हालांकि ये प्रश्न में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। यूएस ट्रेड रिलेशन विद चाइना या फिर इंडिया ट्रेड रिलेशन विद फ्रांस। 5-5 पॉइंट का आप नोट्स बना लो, तो ये सब प्रिपेयर करो। इन फ्यूचर इट मे बी आस्क्ड। अब अभी इंडिया और यूएस के बारे में पूछा जा सकता है, इंडिया चाइना के बारे में पूछा जा सकता है। एज इट इज क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट इट में भी रिपीट। अरे ये होता है, रिपीट बार बार होता है, आप देखोगे तो। चाइना एंड वन चाइना पॉलिसी, चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है, इससे क्या अभिप्राय है और क्या। 1C देख लो कि पीस इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में पीस कैसे ऐसा डी देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 4 में से 3 का ही उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नॉन proliferations has now acquired the status of western नॉन proliferation से एनपीटी के बारे में। तो इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए। नॉन proliferation and which in the name of the policy established is trying to perpetuate the global order which will preserve their hegemonic positions। देखो एनपीटी हो गया या सीजीबीटी, भारत के अपने प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो एनपीटी है वो एक कह सकते हो ना कि एक प्रकार की रणनीति है। किसकी रणनीति है? तो जो पावरफुल नेशन है, जो हेजेमोनिक नेशन है, जो शक्तिशाली राष्ट्र है, उनकी एक रणनीति है कि कैसे हमने इतनी महाशक्ति को तो अर्जित कर लिया, हमने परमाणु बम अर्जित कर लिए, अब कोई भी देश इस परमाणु बम को अर्जित ना कर पाए, ताकि विश्व में उनकी सत्ता बनी रहे और वो विश्व के महाशक्ति के रूप में हमेशा कायम रहे। तो ये एक प्रकार के ग्लोबल ऑर्डर में अपनी हेजेमोनिक को, अपनी कह सकते हो कि प्रभुता को जो है अक्षुण्ण रखने के लिए इस प्रकार के एनपीटी या सीटीबीटी जैसे ट्रीटी का एक अभियान चलाते हैं। और भारत हमेशा इसका विरोध में रहा है और आज तक भारत ने जो है एनपीटी या सीटीबीटी पे जो है कह सकते हो कि हस्ताक्षर नहीं किया है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा अब हम क्वेश्चन तीसरा देखते हैं कि डिस्पाइट सम प्रॉब्लम्स विद यूएसए इज फेसिंग इन एशिया, it is unlikely that the pressure on India over the nuclear issues, Kashmir and the missile program will be released discuss। देखो यूएस, भारत ने एक एग्जाम्पल के तौर पे, भारत ने जब 1998 में परमाणु परीक्षण किए स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया और भारत से अमेरिका की पहले बनती नहीं थी, क्योंकि अमेरिका जो है भारत जो है रशिया के साथ उसकी गठबंधन हो चुकी थी और रशिया के यहाँ अभी भी रशिया हमारा टाइम टेस्टेड और जो कह सकते हैं ऑल वेदर फ्रेंड के रूप में अच्छी मित्रता है और पुरानी मित्रता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि यूएस जो है एशिया में उतना डिफिकल्टीज फेस नहीं कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान उसके साथ था उस समय और अभी भी है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो भारत की न्यूक्लियर परमाणु बम भारत अर्जित ना करे, इसको लेकर दबाव बना रहा था। कश्मीर के इशू पर अमेरिका दबाव बना रहा था और मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना रहा था। खैर
अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट रूप से कह लिया कि जिसको जितना करना है कर लो, जितना सैंक्शन लगाना है लगा लो, भारत परमाणु परीक्षण करके रहेगा और अपने देश की संप्रभुता और सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के हितों को देखते हुए हमने परमाणु परीक्षण किए। खैर अमेरिका की अपनी पॉलिटिक्स है, वो दबदबा बनाना चाहता है पूरी दुनिया में, उसकी एक अपनी रणनीति है, ठीक है, ये चलते रहता है जियो पॉलिटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो कि रीजनल कोऑपरेशन मेक्स सेंस ओनली इन द इवेंट ऑफ देयर विंग एट लीस्ट एज द बॉटम लाइन a degree of ideological cohesion or economic dependence the SAARC member have neither। ठीक है, कमेंट देखो, इसमें कहा गया कि रीजनल कॉर्पोरेशन जो होता है ना, वो 3 चीजों का ही जो है प्रतिरूप होता है। सबसे पहले है कि आइडियोलॉजिकल कोहेशन होता है कि अगर आइडियोलॉजी आपकी मैच होती है, एक रूप की आपकी विचारधारा है, तो सब लोग एकत्रित होते हैं, एकजुट होते हैं। और इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी है कि अगर आर्थिक प्रगति करना है, एक दूसरे से सहयोग लेना है, आर्थिक उन्नति करना है, प्रोस्पेरिटी एंड पीस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो सब लोग एकत्रित होते हैं। लेकिन जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कुछ नहीं है, ना ही लोग सार्क नेशन के लोग एक के कारण पूरी की पूरी सार्क जो है बर्बाद हो गया पाकिस्तान के कारण, ठीक है। तो सार्क में ना ही इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को लेकर उतनी चाह है और ना ही जो है पीस स्टेबिलिटी को लेकर, और साथ साथ आइडियोलॉजिकली तो एक है ही नहीं। तो बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग इसका अगर अध्ययन करोगे तो सार्क जब बनाया गया था तो इस उद्देश्य से कि अगर ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन का जब निर्माण होगा तो इस पूरे रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसमें जियो पॉलिटिक्स भी, अमेरिका और चाइना कभी नहीं चाहता कि साउथ एशिया में पीस एंड स्टेबिलिटी हो, ठीक है, क्योंकि वो भारत को उलझाए रखना चाहता है। खैर इसके अपने अपने आयाम हैं, हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से यही पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द हिंड्रेंस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सार्क, ठीक है, हम एक लाइन में अगर बता दी तो ये देखो ईयर 2004 का सभी सेक्शन बी का सारा प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, और पेपर 1 का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, पेपर 1 का भी सारा प्रश्न ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करता हूँ सारे प्रश्न अगर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद।